है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की प्रमुख खबरों पर यानी सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर अहम सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच सुनाएगी फैसला। कर्नाटक की सत्ता में बड़े उलटफेर के संकेत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दे सकते हैं इस्तीफा। डीके शिव कुमार हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। इजरायल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले। युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों में जारी है तनाव। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले 3 से 4 दिन के लिए लू का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत में भी 2 से 3 दिन बनी रहेगी लू की स्थिति। मौसम विभाग ने दी जानकारी। और अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने जीते स्वर्ण पदक। दीपक ने जमाया रजत पदक पर कब्जा। तो ये थी प्रमुख खबरें। अब बात विस्तार से, जहां सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस पर अहम फैसला सुनाएगी। कोर्ट को यह तय करना है कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। इसमें ज्यादातर याचिकाएं पिछले साल जून में दायर की गई थीं, जब निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने का फैसला लिया था। कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अब अटकलें इस समय तेज हो चुकी हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्यसभा की सीट और पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम भूमिका देने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वो राज्य में मुख्यमंत्री के शीर्ष पद के लिए डीके शिव कुमार के लिए रास्ता साफ कर दे। हालांकि सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार अभी तक नहीं किया है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार यह भी दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य देश को इस विषय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी परियोजनाओं पर भी कड़ा विरोध जताया। भारत ने कहा कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने दोहराया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं का भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन के उल्लेख पर भी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई साझा सीमा नहीं है, इसलिए इस तरह के सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं देता। अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकी के परिवर्तन पर हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ गंभीर विषय बताया। आखिर क्या होगा इस समिति का काम, कौन कौन होंगे इसके सदस्य और क्यों इसे देश के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 15 अगस्त को जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने ये बात कही थी और घुसपैठ से बदल रही देश की जनसांख्यिकी को राष्ट्रीय चुनौती बताया था और एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की भी बात कही थी। मोदी सरकार ने मंगलवार को अपने इस वादे पर अमल करते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री के विदेशी नागरिक मामलों के संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तन को बड़ी राष्ट्रीय समस्या बताते हुए लिखा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में भी गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन का एक व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। मोदी सरकार के इस फैसले को विभिन्न जानकार देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन के बढ़ते खतरे से पैदा हुए संकट के लिहाज से बेहद खास मान रहे हैं। डेमोग्राफी को लेकर जो जहां पे अननेचुरल ग्रोथ है, खास करके इलीगल इमिग्रेशन के कारण या कन्वर्जन जैसे षड्यंत्रों के कारण, तो इसका एक व्यापक चित्र देश के सामने आएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इसका बहुत बार कॉग्निजेंस ले चुका है, पार्लियामेंट में इसमें बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आज तक इसके बारे में हमारे सामने कोई एक ठोस पॉलिसी नहीं है। ये समिति 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा समिति के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। समिति जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीति, विधायी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी। समिति की प्रस्तावित संरचना और कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं: अवैध अप्रवास एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों की चुनौतियों पर विचार करना, संभावित कारणों का अध्ययन करना, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारक पहचानना, परिवर्तनों के कारकों की पहचान करना, असामान्य बसावट पैटर्न को समझना, धार्मिक सामाजिक स्तर पर परिवर्तनों का विश्लेषण करना, अवैध अप्रवासियों की पहचान, हिरासत, निर्वासन के लिए स्थायी प्रणाली की सिफारिश करना, निरंतर निगरानी, सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण प्रणालियों की सिफारिश करना, केंद्र राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना और चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य उपाय सुझाना। देश में अवैध घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है और भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था।
इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था। सरकार बनने के बाद एक ओर जहां शुभेंदु अधिकारी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM पोर्टल की सुरक्षा में सेंध और हैकिंग के दावों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जिस पोर्टल का हवाला दिया जा रहा है वो वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली नहीं बल्कि केवल परीक्षण और आंतरिक जांच के लिए बनाई गई वेबसाइट है। बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट में ये साफ किया कि उस पोर्टल पर कोई वास्तविक मूल्यांकन डाटा, अंक या अन्य डाटा नहीं रखा जाता है और उस पोर्टल में सुरक्षा में सेंधमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ किया कि शुरुआत में ही साफ किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वास्तविक पोर्टल का URL अलग था, जिससे ना तो इसकी सुरक्षा से कोई समझौता हुआ और ना ही उसमें सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई खामियां मौजूद हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक उपयोगकर्ता ने यह दावा किया कि उसने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई हैं, यहां तक कि परीक्षकों के रूप में लॉगिन, अंक बदलने और बैंक विवरण तक पहुंच संभव है। CBSE ने एक्स पर इस पोस्ट में इन आरोपों को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए यह भी कहा कि वास्तविक मूल्यांकन पोर्टल अलग URL पर चलता है और उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ है। बोर्ड ने यह भी दोहराया कि उसकी प्रणाली में मजबूत सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। बाद में बोर्ड ने अपने बयान में URL में टाइपिंग त्रुटि की बात स्वीकार की, जिसे सुधारकर पुनः जारी किया गया, लेकिन अपडेट लिंक के काम न करने की बात भी सामने आई, जिससे सोशल मीडिया पर और सवाल उठे। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक सीवियर हीट वेव का भयंकर प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी करते हुए तापमान में लगातार भारी उछाल की चेतावनी दी। इसके साथ ही पूर्वी और उससे लगे इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से चिलचिलाती गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने और एहतियात बरतने की भी अपील की है। रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर बर्फ से ढके ग्लेशियरों तक भारतीय सेना के 4 पैरों वाले योद्धाओं ने प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास में अपने साहस, कौशल और वफादारी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण और सामरिक अभियानों के बीच भारतीय सेना की K9 टीमों ने न केवल अपनी परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अपनी बढ़ती अहमियत भी साबित की। मित्र देशों की सेनाओं के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान इन सैन्य कुत्तों ने ऐसी दक्षता दिखाई जिसने उन्हें अभ्यास का सबसे आकर्षक और प्रभावशाली हिस्सा बना दिया। प्रगति 2026 अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के K9 योद्धाओं के IED का पता लगाने, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने और हस्तक्षेप अभियानों में अपनी असाधारण भूमिका निभाई। सेना अधिकारियों के अनुसार उच्च जोखिम वाले अभियानों में प्रशिक्षित सैन्य कुत्ते सैनिकों की सुरक्षा और मिशन की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और इस प्रदर्शन में एलन नाम का बेल्जियन मेलिनोइस असॉल्ट डॉग, विक्टर नाम का रामपुर हाउंड ट्रैकर डॉग और देव नाम का लेब्राडोर विस्फोटक पहचान डॉग शामिल था। तीनों ने अपने अपने
विशेष कौशल का प्रदर्शन कर भारतीय सेना की K9 इकाइयों की बहुमुखी प्रतिभा, अनुशासन और मिशन के प्रति तत्परता को भी दिखाया। अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण भारत की स्वदेशी नस्ल रामपुर हाउंड की भागीदारी रही, जिसका प्रतिनिधित्व विक्टर ने किया। ये नस्ल अपनी सहनशीलता, जलवायु के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। सेना अब स्वदेशी नस्लों को तेजी से सैन्य अभियानों में शामिल कर रही है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार के अभ्यास में रोबोटिक कुत्तों को भी शामिल किया गया, जिसने भविष्य के युद्ध अभियानों की बदलती तस्वीर को सामने रखा। प्रशिक्षित K9 योद्धाओं को और अत्याधुनिक रोबोटिक प्लेटफॉर्म के संयुक्त प्रदर्शन ने यह दिखाया कि आने वाले समय में परंपरागत सैन्य कौशल और आधुनिक तकनीक मिलकर युद्ध क्षेत्र में परिचालन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। सभी जिलों, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अजमेरी गेट चौक से लेकर जामा मस्जिद तक दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अतिरिक्त बलों सहित पुलिस कर्मियों को अहम स्थानों पर तैनात किया गया। विशेष टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर भी रख रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाहें, भड़काऊ संदेश या कुर्बानी के वीडियो ऑनलाइन अपलोड या प्रसारित ना हो। और कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन दशकों पुराने उस सपने को पूरा करने जैसा है, जिसने घाटी को रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया। श्रीनगर से जम्मू तक अब सफर न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि तेज और भरोसेमंद भी बन गया। इसका असर अब लोगों की जिंदगी, उनके कारोबार, पर्यटन और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई भी दे रहा है। इसी से जुड़ी ये बेहद ही खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर लोगों की निगाहें पटरियों पर टिकी हैं। किसी को काम पर जाना है, कोई पढ़ाई के लिए सफर कर रहा है, तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने निकला है। पर्यटकों की भी अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिल रही है। हरे भरे मैदानों, बागों के बीच बसे गांवों और पीर पंजाल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस अब कश्मीर के सफर को नई रफ्तार दे रही है। वर्षों तक घाटी के लोग अनिश्चित हाईवे और लंबी यात्राओं पर निर्भर रहे, लेकिन अब रेल संपर्क ने सफर को कहीं ज्यादा आसान और तेज बना दिया है। पहले हम लोग मतलब गाड़ियों में जाते थे, घंटों यानी 8-8, 10-10 घंटे सफ़र करने में लगते हैं। तो कभी बारिश, मतलब पहाड़ खिसकते हैं, कभी सर्दी, कभी ये जाम वगैरह। अभी इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर पहुंचते ही यात्रियों में उत्साह साफ दिखाई देता है। ये ट्रेन अब श्रीनगर को सीधे जम्मू से जोड़ रही है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर घंटों की थकाऊ और अनिश्चित यात्रा अब महज कुछ घंटों में पूरी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रेल सेवा केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि घाटी के लिए विकास और नई संभावनाओं का रास्ता भी है। जम्मू कश्मीर के लोग, उनको भी इससे बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 6-7 महीने नेशनल हाईवे बंद रहता था, जिससे यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता था। अब चूंकि ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर रन कर रही है, जिसे यहाँ की आवाम बहुत मुतमईन है और बहुत इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाल ही में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी होने के बाद कश्मीर रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ गया है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत को क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। नौगाम रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के मुताबिक वंदे भारत सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा लाभ पर्यटन, होटल कारोबार और स्थानीय रोजगार से जुड़े लोगों को मिल रहा है। बड़ा फेवरेट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहती है हर किसी के लिए, तो बड़ा एक बहुत लोग आने लगे हैं जब से वंदे भारत एक्सटेंड हुई है। बहुत एक पैसेंजर का बड़ा इनफ्लो जो है वो हुआ है, जिसकी वजह से जो लोकल जो एक बहुत बड़ा तबका जो है जो टूरिज्म के साथ मुंसलिक हैं, चाहे वो अपने जो कैब ऑपरेटर्स हैं, चाहे होटल ओनर्स जो हैं, जितने भी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उन पे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है।
देश की सबसे आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस अब कश्मीर की नई पहचान बनती जा रही है। ये केवल रेल संपर्क नहीं बल्कि विकास, विश्वास और नए भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक भी है। आने वाले समय में लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। फैसल रफीक और अनीस जरगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का, जहां इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला एक बार फिर से तेज हो चुका है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। मृतकों और घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजराइल ने कई इलाकों में नरसंहार जैसी कार्रवाई की है। तो वहीं इससे पहले इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के ड्रोन नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का भी फैसला किया है। गाजा में इजरायली हमले एक बार फिर से तेज हो गए हैं। मंगलवार को गाजा सिटी में एक रिहायशी इमारत पर इजराइल ने हवाई हमला किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि हमला हमास की नई सशस्त्र इकाई के प्रमुख को निशाना बनाकर किया गया। साथ ही आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में अमेरिकी मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बावजूद गाजा में हिंसा जारी है। इजराइल और हमास के बीच समझौते के दूसरे चरण को लेकर बातचीत में गतिरोध बना हुआ है। पश्चिमी यूरोप में तेज हीट वेव से हालात गंभीर बने हुए हैं, जहां फ्रांस और यूके में भी गर्मी इस समय चरम पर है। ब्रिटेन में गर्मी ने अपना 100 साल का रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर दूसरी बार तोड़ दिया। लंदन के क्यू गार्डन में मंगलवार को तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 34.8 डिग्री के रिकॉर्ड से ज्यादा है। तो वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए वाटर पूल में उतरे ब्रिटेन और फ्रांस के 12 लोगों की डूबने से मौत की भी खबर है। फ्रांस में मौसम विभाग के मुताबिक हीट डोम के कारण तापमान सामान्य से 10 डिग्री अधिक होकर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा स्पेन के सेविले में 38 डिग्री और इटली के रोम में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को हुए मुकाबले में भारतीय पहलवान कुमार मोहित और चंद्र मोहन ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक को अपना बनाया। कुमार मोहित ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में किर्गिस्तान के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की, तो वहीं 79 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 7-6 से शिकस्त देकर स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की है। इस बीच एक अन्य भारतीय पहलवान दीपक ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक से संतोष किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा, सहयोगी अजय मिश्रा और आंचल गुलाटी के साथ। नमस्कार।